हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई ऑर्गेनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द वेयरवुल्फ ऑफ मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वेयरवुल्फ ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत पुरानी बात है, लगभग 80 साल पहले जून की एक भयंकर गर्मी वाली दोपहर थी। दक्षिण में ठंडी फुहारों ने गर्मियों की हवाओं से तपती कठोर धरती को एक अच्छे स्थान में बदल दिया था। वहाँ की मिट्टी लंबी हरी घास से चमक रही थी और वो छोटी पहाड़ियाँ पन्ने की तरह आसमान तक उठी हुई थी। हालांकि उनकी चोटियाँ अक्सर मानसून के कोहरे से ढकी रहती थीं जब जब बारिश होती थी, और मधुर हवाएं इन भारत के जंगलों में विदेशी प्रवासियों के लिए अपार आनंद से भरी धरती बन गई थीं। अगर दक्षिण भारत से आए यात्री को हवा में घुटन लगती तो वह फिर से इन पहाड़ों में आ जाते और उनकी आंखें घने पत्तों और अंतहीन मक्के के खेतों को देखकर आनंदित होती रहती थीं। एक पुरानी रेलगाड़ी कोयले वाली जो जंगल से गुजरती हुई धीरे धीरे सोहागपुर स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, और उसके बाएं किनारे पर कोई रेल मार्ग भी नहीं था, सिर्फ यही एक पटरी थी, और रेल की पटरी सोहागपुर से होकर ही गुजरती थी। रेलगाड़ी का आखिरी डिब्बा यातायात अधीक्षक का सैलून था। ये सामान्य प्रथम श्रेणी के डिब्बों से कहीं ज़्यादा विशाल था, जैसा कि एक वरिष्ठ रेल अधिकारी के आवास के लिए उपयुक्त होना चाहिए। लेकिन कुछ भी गर्मी को रोक नहीं सकता था या अंदर के माहौल को ठंडा नहीं कर सकता था। शटर चूँकि बंद थे, इसलिए एक रेलवे कुली ने छत में लगे एक छोटे से पंख को खींचा, लेकिन उससे केवल भारी गर्म हवा ही को गति मिली, कुछ भी ठंडक नहीं आई। सैलून में 2 लोग सवार थे। एक यातायात अधीक्षक मिस्टर रिचर्ड जॉन और दूसरे मेजर ब्राउन थे, जिन्हें वह कुछ वर्षों से जानते थे। उन्होंने अपने दोस्त को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से तपती धूप में 2 लोगों के साथ सफ़र करने के बजाय सैलून में सफ़र करने के लिए आमंत्रित किया था। तभी सोहागपुर स्टेशन पर ट्रेन आके रुकी। स्टेशन मास्टर किशोरी लाल, जो रिचर्ड जॉन को पहले से जानते थे, दौड़कर उनके पास आए और उन्हें नमस्कार किया। उनके चेहरे पर वह खुशी झलक रही थी जो एक भारतीय को अपने पूर्व अंग्रेज़ दोस्त से मिलने पर लगभग हमेशा महसूस होती थी। रिचर्ड जॉन को वह छोटा स्टेशन मास्टर अच्छी तरह याद था, और वह भी उनसे मिलकर और पुरानी बातें याद करके बहुत खुश हुए। दोनों पुराने परिचितों को अपनी बात कहने का मौका देने के लिए मेजर ब्राउन गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे। रिचर्ड और किशोरी लाल लगभग 15 मिनट तक आपस में गपशप करते रहे। फिर रिचर्ड ने कहा, सुनिए मिस्टर किशोरी लाल, हम यहाँ इतनी देर क्यों रुके हैं? मुझे याद नहीं कि इससे पहले कभी सोहागपुर स्टेशन पर हम 5 मिनट से ज़्यादा रुके हों। फिर किशोरी लाल ने कहा, सर मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत दुख है। नदी के 4 मील नीचे उसने नदी की लाइन को तोड़ दिया है, यानी कि जो कल तूफान आया था उसने, और कल सुबह तक ट्रेन नहीं चल पाएगी। तभी रिचर्ड ने कहा, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमें सारी रात इसी भयानक खतरनाक जंगल में बितानी पड़ेगी? लेकिन मुझे डर है कि मेजर ब्राउन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा किशोरी लाल। जब ट्रेन चल रही थी ना, तो वो तभी गर्मी से बड़बड़ा रहे थे, और अब उन्हें ये पता लगेगा कि हमें रात रुकी हुई ट्रेन में बितानी पड़ेगी तो वे न जाने क्या क्या कहेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो तो बुरी तरह अपशब्द बोल देंगे मुझे। जी हाँ बिल्कुल श्रीमान। बिल्कुल निराश होकर किशोरी लाल ने अपने अंग्रेज़ मित्र की हर बात से सहमत होने के लिए उत्सुकता से कहा, जी हाँ मेजर ब्राउन पूरी तरह अपशब्द बोलेंगे। तभी रिचर्ड के भयभीत स्वभाव में आने से सारे संदेह दूर हो गए। इतनी विविध निंदाओं के बाद भी तभी मेजर ब्राउन वहाँ आए और कहा, ये सब बेकार है। रिचर्ड, क्या तुमने सुना कि हमें इसी भयानक जंगल में रात बितानी होगी? जी हाँ मेजर ब्राउन, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नदी में अब बाढ़ तक आ गई है। ये एक बिगड़ैल आंधी की तरह ही मनमौजी है, फिर भी ये सिर्फ एक रात के लिए ही होगा, और जब हम अपनी मंजिल के पास पहुंच जाएंगे तब आप अपनी बची हुई नींद पूरी कर लेना। अरे यार, मैं तुम्हारे सैलून में नहीं सोने वाला। मैं अभी अभी रेस्ट हाउस के खानसामा से बात कर रहा था। उसने बताया कि वह एक पहाड़ी की चोटी पर है और रात भर नदी की ठंडी हवा चलती रहती है। वह हमें रात का खाना दे देगा और सुबह 6 बजे फ़ोन करेगा ताकि हमारी ट्रेन छूट ना जाए। वो हमारे बिस्तर खुले में लगा देगा और कसम से कहता है कि हम खूब सोएंगे और अपनी ये सारी थकान मिटा लेंगे। तभी खानसामा खुद ही आ गया। वो एक लंबा चौड़ा ताकतवर व्यक्ति था
जिसकी बढ़ी हुई लंबी काली दाढ़ी थी और अजीब सी पीली आंखें। शांत स्वभाव में उसके चेहरे पर एक खलनायक जैसा भाव था। उसकी मुस्कान कभी कभार ही खुलती थी और वह बेहद अप्रिय ही थी। वह थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बोल सकता था, जो किसी गरीब के लिए बिल्कुल सही नहीं थी, और अंग्रेज़ों को तो वो कम ही समझ में आती थी, पर फिर भी वो काम चला लेते थे। अब सैलून के दरवाजे पर खड़ा होकर वह खनसामा बोला और रिचर्ड को बड़े सम्मान से संबोधित किया। कहा, मेजर साहब तो रेस्ट हाउस आ रहे हैं, साहब आप भी आइए, ठंडी हवा में सुकून भरी रात बिताइए। मैं बढ़िया खाना देता हूँ ना आपको अच्छी नींद आएगी, और मद्रास के समय अनुसार मैं सुबह 6 बजे आपको जगा दूंगा। यहाँ तो बहुत गर्मी होगी साहब, और मच्छर भी होंगे, आपको नींद ही नहीं आएगी। तब रिचर्ड को पुरानी नर्सरी कविता याद आई। खैर, वह मकड़ी ने मक्खी से कहा, क्या तुम मेरे कमरे में नहीं चलोगे? अपने आरामदायक सैलून और नौकरों के हाथ का खाना छोड़कर आधा मील दूर एक रेस्ट हाउस में एक सख्त बिस्तर और संदिग्ध भोजन के लिए नहीं जाना चाहोगे? फिर जब रिचर्ड ने उसकी तरफ देखा तो उसने विनम्रता से खानसामा का शुक्रिया अदा किया। नहीं खानसामा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक रहूँगा। गर्मी तो होगी, पर मुझे शक है कि तुम्हारी उस पहाड़ की छोटी सी चोटी पर ठंडक होगी भी या नहीं। आखिरकार मैं वहाँ जा चुका हूँ और मध्य प्रदेश की पहाड़ियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और वह सिर्फ 30 फीट ही ऊंचा है, ये भी मुझे मालूम है। और मेरा खाना तुम्हारे दिए गए किसी भी खाने से बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। खानसामा की पीली आंखें अप्रिय ढंग से चमक उठीं, लेकिन वह पहले की तरह अपने अजीब एक जानवर जैसे अंदाज में मुस्कुराता रहा और एक ही बात दोहराता रहा। साहब, मैं आपको बहुत बढ़िया खाना दूंगा, सारी रात ठंडी हवा चलेगी, आप अच्छी नींद ले सकेंगे, और कल मैं मद्रास समय अनुसार आपको 6 बजे जगा दूंगा। आखिरकार रिचर्ड ने अधीर होकर कहा, अरे ऐसी बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हारे विश्राम गृह में नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा और बस यहीं सब खत्म है। अचानक मिस्टर ब्राउन बीच में बोले, अरे यार रिचर्ड, अगर तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं। हाँ, तुम लोग मेरा सामान सैलून से निकालो और एक टांगे में रख दो, और उस आदमी से कहो कि वह रेस्ट हाउस चले। तुम खानसामा के साथ दूसरे टांगे में आ सकते हो, उन्होंने अपने एक हेल्पर को कहा। रिचर्ड ने तभी अचंभित होकर कठोर शिष्टाचार के साथ उत्तर दिया, अरे मेरे प्यारे ब्राउन, तुम्हें ज़रूर अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं पुराने सार्डिन बॉक्स में रहूँगा, यानी कि इस ट्रेन के डब्बे में, और तुम्हें बढ़िया खाना और एक शानदार रात मिलेगी। तो फिर शुभ रात्रि। मेजर ने जवाब देने की सहमत उठाए बिना ही वहाँ से चलना ठीक समझा। जब खानसामा और मेजर ब्राउन वहाँ से चले गए, तब रिचर्ड ने स्टेशन मास्टर श्री किशोरीलाल के साथ अपनी बातचीत फिर से शुरू की। जब खानसामा और मेजर ब्राउन उनकी नज़रों से ओझल हो गए, तब किशोरीलाल अचानक धीमे और गंभीर स्वर से बोले, शुक्र है साहब, आप उस खौफनाक आदमी के साथ नहीं गए, अगर गए होते तो अब तक मर गए होते। तुम कैसी बातें कर रहे हो किशोरीलाल? जी हाँ साहब, ये वही खानसामा है। वो असल में एक आदमी नहीं, पर मुझे अंग्रेज़ी शब्द याद आ रहा है। जी हाँ, एक वेयरवुल्फ, एक भेड़िया मानव है। तुम क्या कह रहे हो, एक भेड़िया मानव? जी हाँ सर। पर रिचर्ड कुछ भेड़िया मानव के बारे में जानता था और उसकी कार्य प्रणाली को भी समझता था। और एक बात और रिचर्ड साहब, अभी उसे यहाँ आए हुए 3-4 महीने ही हुए हैं इस खानसामा को, और कस्बे के कई लोग गायब हो गए हैं, मगर जब भी वो गायब हुए हैं, एक बड़ा भेड़िया सर पर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। और इतना ही नहीं साहब, विश्राम गृह में गए 2 छोटे साहब अधीनस्थ यूरोपीय भी गायब हो गए हैं। खानसामा ने दोनों ही मामलों में एक ही बात कही कि उन्होंने भोजन किया और विश्राम घर के बाहर सोए, लेकिन अगली सुबह जब वह चाय लेकर आया तो वो गायब हो चुके थे। मैं कहता हूँ कि खानसामा रात में भेड़िया बन जाता है और उन्हें खा जाता है। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे डर है कि मेजर साहब को आप फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस बात की शुक्र है कि आप यहाँ हैं। फिर भी रात में अपने सैलून के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, वरना मैं खानसामा यहाँ भी आप पर हमला कर सकता है, मुझे पूरा शक है। हम रात में हमेशा खुद को अंदर बंद कर लेते हैं, हालांकि गर्मी बहुत होती है, फिर भी हम इस चीज़ को सहन करते हैं। अब रिचर्ड इतना समझदार था कि स्टेशन मास्टर की कहानी पर हंसा नहीं। उसे यकीन नहीं था कि खानसामा और भेड़िया एक ही हैं, लेकिन उसके यानी कि खानसामा के खलनायकी भरे चेहरे को याद करके उसे लगा कि शायद वही हत्यारा हो, और किशोरीलाल के जाने के बाद वह सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया।
उसने एक बेहद बहादुरी भरा निर्णय लिया। आखिरकार उसने विश्राम गृह जाने और मेजर ब्राउन के साथ अगर कोई उनको खतरा हो तो उसे साझा करने का फ़ैसला किया, यानी कि उनकी जान बचाने का फ़ैसला कर लिया। उसके पास यानी रिचर्ड के पास बंदूक तो नहीं थी, लेकिन एक लंबा भारी शिकार का चाकू ज़रूर था, जो अगर और थोड़ा तेज़ होता तो एक बहुत कारगर हथियार होता। उसने अपने नौकरों को साथ ले जाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि बेवजह उन लोगों की जान भी खतरे में आती। अब डूबते सूरज की चकाचौंध में वह धूल भरी सड़क पर चलता रहा और फिर पुराने किले पे पहुंचा, जो अब विश्राम गृह बन गया था। अंग्रेज़ सरकार ने उस पुराने किले को एक विश्राम गृह में तब्दील किया था। फिर वह उस विश्राम गृह की ढलान पर चढ़ गया। चलते हुए उसने किले की दीवार में एक गड्ढा देखा और मन ही मन सोचा कि ये वही जगह होगी जहाँ पर उन्होंने इस जगह को विश्राम गृह में तब्दील करना शुरू किया होगा। आखिरकार वह पुराने किले की चोटी पर पहुंच गया। वह ठीक उस समय पहुंचा जब मेजर ब्राउन इमारत के बाहर खाना खाने बैठे थे। स्टेशन की साइडिंग में काफ़ी ठंडक थी, क्योंकि नदी से ठंडी हवा बहकर उनकी तरफ आ रही थी। आइए रिचर्ड, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे लिए यहाँ तक आए। आपको मेरे साथ ज़रूर खाना खाना चाहिए। हम यहाँ पर हवा का आनंद ले सकते हैं, मैंने कहा। तभी मेजर ब्राउन ने बोला, अभी चिड़चिड़ा होने के लिए मुझे बहुत अफसोस है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझ पर क्या बीत रही है, मैं यहाँ क्यों आया। तभी मैंने कहा, ओह चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। रिचर्ड ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी बात कही, पर रिचर्ड के मन में अब एक ही बात घूम रही थी कि क्या इस भेड़िए वाली कहानी पर मेजर ब्राउन कैसे अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उन्हें कैसा लगेगा, क्या वो इस चीज़ को एक मजाक की बात समझेंगे। मगर ये तो सच है। तभी खानसामे ने रिचर्ड का स्वागत किया और उन्हें कहा कि बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए, और दोनों अधिकारियों की चरपाई पर एक शानदार भोजन परोसा। खाना खाने के बाद उसने उनकी सोने वाली चरपाई को बाहर लगा दिया। लेकिन साहब, ये तो बहुत गर्म होगा, लगभग उतना ही गर्म जितना नीचे आपके सैलून में है। अरे नहीं, चिंता मत करो खानसामा, हम खिड़कियाँ खुली छोड़ देंगे ताकि हवा अंदर आती रहे। स्टेशन मास्टर ने बताया कि यहाँ बिच्छू बहुत हैं और अगर कोई बाहर सोएगा तो डंक मार सकता है। बात बेहद लॉजिकल थी। तभी मेजर ब्राउन ने खानसामा की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों से लगा जैसे उसे कोई भी आपत्ति नहीं है। इसलिए मेजर ब्राउन ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी गर्मी होगी कि हमें एक पल भी नींद नहीं आएगी। खैर कोई बात नहीं, हम आधी रात तक ताश खेलेंगे, उसके बाद तो इतनी ठंडक हो ही जाएगी कि हम घर के अंदर सो सकें, रिचर्ड ने कहा। तभी मेजर ब्राउन ने उदास होकर कहा, अरे रिचर्ड, ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम पूरी रात तो नहीं जाग सकते। खैर कोई बात नहीं, हम ताश तो ज़रूर खेलेंगे। 9 बजे से दोनों आदमी ताश खेलने लगे और रिचर्ड ने जानबूझकर ख़राब खेल दिखाया ताकि उसे और वक्त मिल जाए और मेजर ब्राउन जीत जाएं और खेल में उनकी रुचि बने रहे। ये एक आसान सा उपाय कामयाब रहा और मेजर ब्राउन इतना खुश हुए कि वह रात के 11 बजे तक उस खेल को खेलने में अपनी रुचि लेते रहे। फिर वे दोनों कुछ ही देर में अपने कमरे के बिल्कुल अंदर आ गए और दरवाजे को वैसे ही छोड़ दिया। तभी किसी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड ने उसे कुंडी लगा दी। कुछ ही सेकंड बाद खानसामा उस खिड़की पर आया जिसके सामने तारों की जाली लगी हुई थी ताकि ढेर सारे कबूतर कमरे को गंदा न कर सकें। वह बोला एक अजीब आवाज़ में, मैं साहब के लिए ठंडा नींबू पानी लाया हूँ। खानसामा ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। रिचर्ड को लगा कि उसने पहले कभी किसी आदमी को इतनी घिनौनी शक्ल में नहीं देखा था और उसकी पीली आंखें मानो किसी भयानक आशंका से चमक रही थीं। ठीक है, मेजर ब्राउन ने कहा, मैं दरवाज़ा खोले देता हूँ। अब वह अपनी सीट से उठे और इससे पहले कि रिचर्ड उन्हें रोक पाता, उन्होंने कुंडी खींच ली। रिचर्ड ने उन्हें एक तरफ धकेला और अपना पूरा वज़न दरवाजे पर फेंक दिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। एक विशाल पंजा और एक राक्षसी भेड़िए का थूथन दरवाजे में घुस गया। रिचर्ड ने पूरी ताकत से अपना चाकू उसके पंजे पर मारा, मगर चाकू इतना ज़ोरदार नहीं था कि उसे घायल कर सके, पर फिर भी उसके अंग सुन्न हो गए और एक खून जमा देने वाली धाड़ सुनाई दी और उसका पंजा और थूथन पीछे हट गए। रिचर्ड ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और बोल्ट लगा दिया। तभी कहा, शुक्र है कि हम उस दरिंदे पर भारी पड़ गए और आज रात के लिए उससे छुटकारा भी मिल गया। तभी
एक शोर उन्हें सुनाई दिया। जब उन्हें चारों ओर देखा तो वह चिल्लाए, हे भगवान, ये क्या? इस बार वह भेड़िया मानव उस कमरे की जाली से अपना सिर अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। वह अगर ऐसी कोशिश करता तो वह कुछ ही देर में कमरे के अंदर आ जाता। और इस बार जैसे ही भेड़िया मानव ने अपना सर उस खिड़की से अंदर लाने की कोशिश करी, इस बार रिचर्ड ने चाकू की धार की नहीं बल्कि नोक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने उस जानवर के गले पर वार किया। उसने समय रहते अपना सिर एक तरफ कर लिया ताकि जानलेवा वार से बच जाए। तब भी चाकू उसकी गर्दन पर गहरा घाव कर गया। उसने एक और खून जमा देने वाली दहाड़ मारी और अपने उस जख्म के साथ बाहर निकल गया और फिर एक शैतानी अंदाज में हंसते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसकी वो हंसी पूरे माहौल में ऐसे गूंजी कि हम दोनों लोग कांप गए। हे भगवान, क्या वो बच निकला? मिस्टर ब्राउन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप हर दिन उस तरह के जानवर से लड़ते हैं, शायद अपने दिमाग में। नहीं, भगवान का शुक्र है, मुझे नहीं पता। और फिर रिचर्ड ने मिस्टर ब्राउन को स्टेशन मास्टर की कहानी पूरी सुनाई और बताया कि कैसे ये सब हुआ। ये सुनकर वो ये देखने के लिए विश्राम गृह में आया था कि क्या आपको, यानी कि रिचर्ड की मदद की आपको ज़रूरत है मिस्टर ब्राउन? कहीं आपकी जान खतरे में तो नहीं है? मैं इसलिए विश्राम गृह आ गया था। मिस्टर ब्राउन रिचर्ड के पास गए और उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उनके गले लगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूँगा। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना आभारी हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हारी मदद को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा। वह यानी कि रिचर्ड मुस्कुराए और बोले, अरे यार, ये क्या बातें कर रहे हो? तुम भी तो मेरे लिए यही करते। लेकिन मैं कहता हूँ, क्या तुम अपने लड़के के साथ नहीं आए, यानी कि जो तुम्हारा पर्सनल सर्वेंट था? हाँ, मैंने किया था। मुझे आश्चर्य है कि वो कहाँ है। मुझे उम्मीद है कि खानसामा ने उसे कहीं मार न डाला हो। खैर, ऐसा करो, हमें चलकर देखना चाहिए। लेकिन हमें बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अगर उस भेड़िया मानव को तुम्हारे लड़के का पता लग गया और उसने उसे मार दिया है तो वो वापस ज़रूर आएगा। ठीक है, चलो, तुम्हारे पास तो चाकू है ना? मुझे डर है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मिस्टर ब्राउन बोले। अब दोनों आदमी विश्राम गृह के पिछले हिस्से में गए और वहाँ उन्हें एक हल्की ढलान के नीचे मिस्टर ब्राउन के एक नौकर का शव पड़ा हुआ मिला। रात गहरा चुकी थी और पूरा चांद ऊपर था और बहुत अजीब माहौल बना हुआ था, एकदम डरावना। और उस नौकर का गला एक जगह से पूरी तरह से कटा हुआ था। भेड़िया मानव शायद चुपचाप नौकर के बिस्तर तक पहुंचा होगा और उसके गले को अपने एक ही बार में काट डाला और फिर वह बेचारा मर गया। फिर वह फिर से वही पुराना खानसामा बन गया होगा और बर्फीले नींबू पानी के साथ विश्राम गृह में घुसने की कोशिश करी। मिस्टर ब्राउन उस मृत व्यक्ति के पास दुखी होकर खड़े हुए थे, जो कई वर्षों से उनकी सेवा में था। मिस्टर ब्राउन को उस नौकर से काफ़ी लगाव था। फिर रिचर्ड ने कहा, मैं कहता हूँ सर, हम इस बेचारे के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें सीधे विश्राम गृह वापस चले जाना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत भयानक माहौल है और हो सकता है वो जानवर कहीं आसपास ही हो और अपने शिकार की ओर वापस लौट आए। हे भगवान, क्या ये वही आवाज़ है? वो वहाँ देखो। उसने उस ओर इशारा किया जहाँ एक विशाल धारीदार आकृति सीधे उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। अब दोनों आदमी तेज़ी से विश्राम गृह की ओर भागे। वो बहुत तेज़ भाग रहे थे कि समय पर विश्राम गृह पहुँच जाएं। अब रिचर्ड ने अपना कोट उस क्रूर जानवर के सिर पर फेंक दिया और इस तरह उन्हें एक क्षण की राहत मिली। मुझे आश्चर्य है कि अब वो क्या करेगा, मिस्टर ब्राउन ने कहा। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह धीरे धीरे उसी नौकर के शरीर के पास गया और उसे खाना शुरू कर दिया। और रह रहकर जब उसके उसी घाव में दर्द होता जो रिचर्ड ने किया था, तो वह एक शैतानी हंसी के साथ चीखें निकालने लगता। काश मेरे पास बंदूक होती, रिचर्ड ने कहा। लेकिन चूंकि हमारे पास बंदूक कभी नहीं है, तो ऐसा करते हैं, अब थोड़ी देर सोने की कोशिश करते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में एक शख्स उठकर देखेगा और दूसरा लेट जाएगा। तो भी ठीक है मिस्टर ब्राउन, मैं पहले पहरा दूंगा, रिचर्ड बोला। फिर मिस्टर ब्राउन एक खाट पर लेटकर गर्मी और अपने नौकर की
उस हालत के बावजूद गहरी नींद में सो गए। रिचर्ड अब भी कुर्सी पर बैठा था और जागते रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वो लगभग 1 मिनट के लिए ही सोया होगा। तभी अचानक जागने पर उसने चमकदार चांदनी में उस भेड़िया मानव की आंखों की भयानक चमक देखी जो तार की जाली के पारों से घूर रही थी। तुरंत रिचर्ड ने अपना चाकू निकाला और चिल्लाते हुए जाल की ओर दौड़ा, लेकिन तभी भेड़िया मानव गुस्से से गुर्राते हुए पीछे कूद गया। ये कूद इतनी बड़ी थी कि वो 20 फीट की दूरी तय कर गया और जंगल में उछल हो गया। मिस्टर ब्राउन अब जाग गए थे और जो कुछ हुआ था उसे वे सुनकर बोले, हम दोनों को बैठ जाना चाहिए अब, अन्यथा वो जानवर वापस आ जाएगा और हमें इस बार पकड़ लेगा। अब कुछ ही देर में दरवाजे पे अचानक दस्तक हुई। ये दस्तक काफ़ी तेज़ थी। तभी रिचर्ड उठा और अपना चाकू हाथ में उठाया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने किशोरी लाल और उसके साथ कुछ लोग थे, जिनमें से एक के पास बंदूक थी, एक दोनाली जिसमें सिर्फ 2 गोलियां आती थीं। किशोरी लाल के साथ जो बाकी लोग आए थे उनके पास सिर्फ लाठियां थी, सिर्फ इस एक शख्स के पास बंदूक थी। रिचर्ड ने उससे उसकी बंदूक और गोलियां मांग ली और फिर वे लोग चल पड़े और वे वहां गए जहां पर मिस्टर ब्राउन के नौकर का शव था। और फिर रिचर्ड ने मिस्टर ब्राउन के उस नौकर का शव उन सभी लोगों को दिखाया जिसे उस खानसामा ने मार डाला था। किशोरी लाल का चेहरा गंभीर हो गया और वह बाकी भीड़ की ओर मुड़कर चिल्लाया, भाइयों, हम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। ये खानसामा बहुत ख़तरनाक है और अब तो हम भी इससे नफरत करते हैं क्योंकि इसने बहुत घिनौने काम किए हैं। वह स्पष्ट रूप से एक ख़तरनाक और जंगली जानवर ही है, कोई इंसान नहीं। किशोरी लाल ये बात कह ही रहा था कि तभी एक हू की तेज़ आवाज़ उन सब के पीछे से आई और करीब 50 फीट झाड़ियों में उन्हें एक बहुत बड़ा जानवर 2 पैरों पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। ये जानवर एक भयानक हंसी हंस रहा था और दहाड़ रहा था। जैसे ही उसकी हंसी की आवाज़ इस भीड़ को आई और किशोरी लाल को आई, ये सब लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। पर रिचर्ड इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। इस बार वो जानवर बिना रुके बहुत तेज़ी से रिचर्ड की ओर दौड़ा। तभी रिचर्ड ने 2 गोलियां अपनी बंदूक में भरी और तुरंत फायर कर दिया। एक गोली इस जानवर के कंधे पे लगी और दूसरा इसके सीने में। वो तुरंत लड़खड़ाकर बुरी तरह से नीचे गिर गया और बहुत तेज़ चिल्लाया और कुछ देर तक ऐसे ही चिल्लाता रहा और फिर धीरे धीरे वह एक झाड़ी के पीछे जाकर गिर गया और रिचर्ड उसकी तरफ अब एहतियात से बढ़ने लगा। जैसे ही रिचर्ड उस झाड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक इंसानी शरीर में तब्दील हो गया है। उसकी हल्की हल्की सांस अब भी चल रही थी। अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ हो गया था। वो वही खानसामा था जो उनके लिए उस रात नींबू पानी लेकर आया था। तभी किशोरी लाल और उसके साथ के बाकी लोग भी वहाँ पहुँच गए और उसके पास आके खड़े हो गए। सभी लोग चिल्लाए, अरे ये तो वही खानसामा है। इसका मतलब हम जो सोच रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी, यही वो भेड़िया मानव है। तभी वह हल्के हल्के करहा के बोला कि मैंने किसी को नहीं मारा, वो तो उस भेड़िए ने मारा है। और ये कहकर वह मृत हो गया। अब बाकी लोगों का डर निकल चुका था और सब लोग रिचर्ड के साथ वापस विश्राम गृह पहुंचे। फिर अगले दिन मेजर ब्राउन और रिचर्ड सुहागपुर स्टेशन पहुंचे। किशोरी लाल पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था। किशोरी लाल ने उन दोनों का सामान अच्छी तरह उनके कंपार्टमेंट्स में व्यवस्थित कर दिया था। किशोरी लाल ने बहुत कृतज्ञतापूर्वक उन दोनों का धन्यवाद दिया और बाकी सभी गांव के लोगों ने। अब उनकी ट्रेन चल चुकी थी और वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। किशोरी लाल हाथ हिलाते हुए फिर से उनका अभिवादन कर रहा था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द वेयरवुल्फ ऑफ मध्य प्रदेश। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।